अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो आज का लेक्चर है हमारा वो रेशो फार्मूला के जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो रेशो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं और उसकी जो करोलरी थी उसको हम यूज़ करेंगे आज। तो थोड़ा सा देख लेते हैं रेशो फार्मूला को। रेशो फार्मूला क्या था कि अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी और ये अगर ओरिजिन है तो ये ओ ए का पोजीशन वेक्टर होगा, उसको स्मॉल ए कहा, और जो ये वेक्टर होगा ये बी का स्मॉल बी कह दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी का। अब अगर हम ए बी लाइन को मिला देते हैं और इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पी है वो इस तरह से ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है कि ये रेशो पी और ये पी रेशो क्यू में इसको डिवाइड कर रहा है। ये लेंथ पी है और ये क्यू है। अब इस जो ओ पी है इसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं। इसको अगर आर कहते हैं तो आर किस तरह से आता है, आर आता है क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ और पी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और नीचे डिवाइड किससे करेंगे, पी प्लस क्यू से ही करेंगे। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर आ जाएगा पी का। अब उसमें एक ख़ास बात हमने ये की थी कि करोलरी एक रिज़ल्ट जो इसमें से डिराइव किया था हमने, वो ये कहा था अगर पी पॉइंट जो है वो अगर मिड पॉइंट हो जाता है, अगर मिड पॉइंट होता है तो फिर ये पी क्यू नहीं होगा। मतलब कि ये अगर ए पॉइंट है और ये अगर बी पॉइंट है तो ए बी लाइन, ये ए बी लाइन है और इसको अगर एक पॉइंट पी वो इस तरह से डिवाइड करता है कि P अगर मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट पे होने का मतलब ये है कि ये रेशो और ये रेशो क्या है 1 1 और ये स्मॉल a और स्मॉल b और ये O पॉइंट है। अगर हम P का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, जो वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर गिवन है आप उन दोनों को ऐड कर दें और किस पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये बात हमें बार बार यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। इन दोनों क्वेश्चंस में हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर P मिड पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा कि जो दो पोजीशन वेक्टर हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, उसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल लेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो था पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट, रेशो फार्मूला का कंसेप्ट। अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे अगर उनके दरमियान एक नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर एग्जिस्ट करता हो। क्या मतलब इस बात का, हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। अब मैं इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स are said to be parallel if there is a non-zero scalar number between two vectors। अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान हमें एक नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर मिल जाता है तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो बात हमने लिखी है इस बात का मतलब क्या है। बिलफर्ज ये मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर कह देते हैं, और ये मेरे पास है अगर बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर की लेंथ अगर ए का डबल होगी तो हम बी को क्या लिखेंगे, 2a वेक्टर लिखेंगे। अगर इससे 3 गुना होगी तो सी वेक्टर हम बना लेते हैं, तो इसको 3a वेक्टर लिखेंगे इस तरह से। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, देखिए जी ए और बी को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे क्योंकि ए
इक्वल्स टू बी है और बी किसके इक्वल है 2a के, तो हम b को लिख सकते हैं 2a वेक्टर, मतलब कि b में a वेक्टर मौजूद है और इस वेक्टर को हमने c कहा है, तो ये क्या है 3a वेक्टर, मतलब इसमें भी a वेक्टर मौजूद है। मतलब कि a वेक्टर जो हमारे पास है अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिस तरह से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3a आ गया, तो a को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उस तरह से हमारे पास जो वेक्टर्स बन जाएंगे वो क्या बनेंगे, पैरेलल वेक्टर्स आएंगे। किसके पैरेलल होंगे, a वेक्टर के। तो इसलिए हमने लिखा कि दो वेक्टर्स तब पैरेलल होते हैं जब उनके दरमियान कोई नंबर, स्केलर नंबर एग्जिस्ट करता हो। मिसाल के तौर पर a और b पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो b आता है। a और c पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो c आता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं a पैरेलल टू b, a पैरेलल टू c। मतलब कि इसको नोटेशन जो यूज़ की जाती है पैरेलल के लिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं इस तरह से a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर, इस तरह से इसको लिखा जाता है कि a b के पैरेलल है और b a के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर कब होता है, जहाँ तो वो दोनों इक्वल हो जाए फिर भी पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर कोई वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उससे वही वेक्टर मिलता हो तो हम उसको कहेंगे कि दूसरे वेक्टर के साथ ये पैरेलल। जिस तरह b कैसे मिलता है 2a के साथ a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो जितने वेक्टर इस तरह हम बनाते जाएंगे वो सारे के सारे a के लिहाज से क्या होंगे, a के पैरेलल होंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले मैं पढ़ रहा हूँ। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, यहाँ पर मिड पॉइंट्स की बात हुई है। अब मिड पॉइंट्स हैं किसके वो भी देख लेते हैं। ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वो कह रहा है अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स की बात की है अभी तक उसने, जो ऊपर स्टेटमेंट हमने अभी तक पढ़ी है। हमने क्या बात की है, मिड पॉइंट्स की। किसके मिड पॉइंट्स हैं, 2 साइड से। किसकी साइड्स के, ट्राइंगल की साइड्स के। इस पैरेलल जो मिड पॉइंट है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है वो पैरेलल है किसके, टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड के, एंड हाफ एज लॉन्ग, और उसका हाफ है। ये मैं प्रूव करना है। स्टेटमेंट को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम हम अगर बनाते हैं तो इसकी स्टेटमेंट की समझ हमें फ़ौरन आ जाएगी। एक ट्राइंगल बनानी है, लेट्स सपोज ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना लें। इसको हम नाम देते हैं ए का, इसको नाम देते हैं बी का, और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी का। अब ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो स्मॉल ए होगा, बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल बी होगा, और सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो स्मॉल सी होगा। इस तरह से है। अब 2 साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं। हम ऐसा करते हैं, हम मिड पॉइंट लेते हैं, एक ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं और एक ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लीजिए। इसको हम डी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, और इसको हम ई कह देते हैं। इसको एक लाइन से मिला देते हैं, तो ये कौन सी लाइन बन गई, डी ई बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है 2 साइड्स के आपने जो मिड पॉइंट लिए हैं ना उसकी जो लाइन है वो थर्ड लाइन कौन सी रह जाती है, क्योंकि इन 2 साइड्स के हम मिड पॉइंट ले चुके हैं। उसके बाद तीसरी साइड लगी है बी सी। हमने ये प्रूव करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, इज पैरेलल टू अ थर्ड साइड, ये प्रूव करना है। एंड हाफ एज लॉन्ग, और उसका हाफ है, मतलब कि डी ई जो है वो बी सी का क्या होगा, हाफ। इसमें 2 बातें हमें प्रूव करनी है। एक बात तो पैरेलल प्रूव करना है इसको, डी ई को बी सी के, डी ई को बी सी के पैरेलल कब प्रूव कर सकते हैं, जब डी ई इक्वल्स टू सम नंबर्स इनटू बी सी लिखा हो तो पैरेलल प्रूव हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर बी है और ए है, हम कहते हैं कि ए बी के पैरेलल है, तो बी ई के पैरेलल कब होगा, जब बी सम नंबर यहाँ पर होगा,
और साथ में क्या होगा, ए होगा यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि बी जो है वो ए के क्या है, पैरेलल है। तो अब हमें डी ई को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है, तो डी ई इक्वल्स टू सम नंबर होगा और साथ में क्या होगा, बी सी होगा। तो उस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो बहुत आसान काम है। अब एक और चीज़, यहाँ पर रेशो फार्मूला को हम यूज़ करने लगे हैं। रेशो फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ कैसे करते हैं उसके लिए देखिएगा ज़रा। डी पॉइंट जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए का और बी का। अगर डी का मैं पोजीशन वेक्टर लेना चाहता हूँ, देखिए ये डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये रेशो 1 ये भी 1, मतलब ये लेंथ 1 और ये भी 1 रेशो में डिवाइड करेगा। तो बाय रेशो फार्मूला अभी जो हमने पीछे आपको हमने रिवाइज कराया था मैंने आपको, उसमें मैंने कहा था अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है, अगर उसका पोजीशन वेक्टर अगर आपने फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर को हम ऐड करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। जी हाँ, इसी तरह से ई का अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ई किसका मिड पॉइंट है, सी ए सी का है, तो ये आएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ओवर 2। तो इनके पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास आ गए। इनके पोजीशन वेक्टर हमने कैसे निकाले, बाय यूजिंग रेशो फार्मूला। अब हम निकाल लेते हैं कि हमें जो प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। हम ऐसा करते हैं, हम डी ई भी निकालते हैं, उसके बाद हम बी सी भी निकालते हैं और दोनों में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बी सी को पहले निकाल लेते हैं जी। बी सी किसके इक्वल होता है, बी सी इक्वल होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। मतलब कि स्मॉल सी ये सी का पोजीशन वेक्टर है माइनस स्मॉल बी ये बी का पोजीशन वेक्टर है। तो ये हमारे पास अभी तक क्या आया है, बी सी वेक्टर आया। तो बी सी वेक्टर इसके इक्वल आ गया, इसको नंबर 1 कह लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम डी ई निकालेंगे। अब डी ई निकालते हैं और इनका रिलेशन देखते हैं आपस में कि डी ई का और बी सी का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है। तो डी ई कैसे आएगा, ओ ई माइनस ओ डी, मतलब कि ई का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ई का पोजीशन वेक्टर हम लिख लेते हैं। ई का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ओवर क्या है 2 है और माइनस, अब ओ डी वेक्टर, ओ डी किसके इक्वल है, वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम यहाँ से क्या आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है। तो क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आया, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ओवर 2 और यहाँ पर क्या आ रहा है, डी ई वेक्टर आ रहा है। ये आ गया डी ई वेक्टर इक्वल्स टू दिस। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो c माइनस बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। तो c माइनस बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, बी सी पुट कर सकते हैं। तो बी सी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा टी ई इक्वल आ गया, देखिए ये 2 है तो इसको नीचे रखेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो डी ई क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/2। ये क्या है, ये बी सी वेक्टर है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो c माइनस बी है वो बी सी के इक्वल है, तो बी सी इक्वल लिख दिया।
अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 यहाँ इसको क्या कहते हैं। अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डी कैसे आता है। बी सी को जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, डी ई आता है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम टू डी ई इज पैरेलल, ये सिंबल है पैरेलल का, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई बी सी के पैरेलल है। डी ई बी सी के पैरेलल क्यों है, क्योंकि डी ई बी सी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब एक वेक्टर को, जब दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर हो। तो ये नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर है। अब इससे हमें इक्वेशन नंबर 2 से एक और बात मिल रही है कि डी ई जो है वो बी सी को 2 पे डिवाइड करने से आता है, और जब किसी नंबर को 2 पे डिवाइड, किसी चीज़ को 2 पे डिवाइड किया जाता है तो वो उसका हाफ बन जाती है। इससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डी ई जो है वो बी सी का क्या है, हाफ है। एंड आल्सो ये 2 से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, के डी ई जो है वो बी सी का हाफ है। तो ये प्रूव हो गया कि जो मिड पॉइंट को लाइन मिलाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और उसका हाफ भी है। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। यहां से हम लिख सकते हैं हेंस द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ये आप लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। लास्ट में हम जो लिख रहे हैं वो हम लिख रहे हैं कि इसको थ्योरी में लिख रहे हैं कि आपको पता चले कि हमने किया क्या है। यहाँ पर इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, कि वो थर्ड साइड के पैरेलल भी है और थर्ड साइड का हाफ भी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें हमने क्या किया कि इसमें रेशो फार्मूला को भी यूज़ किया। रेशो फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इसमें पैरेलल वेक्टर कॉन्सेप्ट भी देखा। पैरेलल वेक्टर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको यूज़ किया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।